गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है हमें। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए हमने इससे पहले जो है वो कूलम्बियन फोर्स के बारे में देखा था कि अगर कोई हमारा चार्ज Q1 जो होता है और Q2 होते हैं तो दोनों चार्ज के बीच में अगर r डिस्टेंस है तो ये जो Q2 है Q1 की वजह से कोई फोर्स को फील करता है और Q1 जो है अगेन Q2 की वजह से किसी फोर्स को फील करता है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है। अगर ये Q1 जो है Q2 की वजह से किसी फोर्स को फील कर रहा है और Q1 की वजह से किसी फोर्स को फील कर रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रीजन पर इस Q1 से r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और यहाँ पर ये कह सकते हैं Q1 पर इस Q2 की वजह से कोई r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो हम इसको प्रॉपर डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक चार्ज लेते हैं। ये चार्ज हमारा ये चार्ज है। सपोज दैट ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से हम लोग अगर बहुत दूर से किसी चार्ज को लेकर आए, अगर हम ये कहें कि इनफाइनाइट से लेकर आए, किसी बहुत दूर से किसी चार्ज को लेकर आए, तो चार्ज को लेकर आएंगे तो हम पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होगी इस चार्ज Q से, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं उस पर कोई फोर्स अप्लाई करता है। ये वाला रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं तो यही चार्ज क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर सपोज दैट ये वाला पॉइंट है और यहाँ से इसके सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है, अगर वो सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है और जो हम चार्ज लेकर आ रहे हैं वो स्मॉल मैग्नीट्यूड का है और उस स्मॉल मैग्नीट्यूड को चार्ज को हम लोग Q0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो Q चार्ज है इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इसी रिपल्सिव फोर्स यानी कि यहाँ पर ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा ये फोर्स? ये चार्ज। इसको हम लोग सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। ये आपका सोर्स चार्ज है और यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये आपका टेस्ट चार्ज है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है आपका। यहाँ पर ये क्या करता है, जो सोर्स चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एमिट करता है अपने सराउंडिंग में। अगर ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, अगर ये स्फेयर की फॉर्म में आपका एक चार्ज रखा हुआ है तो अपने सराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एमिट करेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही जो है हमें ये रिप्रेजेंट करती हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर इस चार्ज को आगे पुट करने के लिए या आगे मूव करने के लिए हमें कोई हमें फोर्स लगाना पड़ता है और ये फोर्स किसके अगेंस्ट में लगाना पड़ता है, इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होगा हमारा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें बताई हुई है कि रिपल्सिव फोर्स है और ये क्या करेगा, रेडियली इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा अपॉन कितना, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, दैट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है कि जहां पर जिस रीजन के अंदर आपका कोई टेस्ट चार्ज एक फोर्स को फील करता है उसको हम लोग कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है पर यूनिट चार्ज। अगर पर यूनिट चार्ज हम ये देखें, पर यूनिट चार्ज लगने वाला जो फोर्स होता है वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखें तो अगर ये Q0 हम टेस्ट चार्ज जो ले रहे हैं जिसको हम लोग सिर्फ टेस्टिंग की पर्पज में ले रहे हैं कि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये खुद का अपना एक फोर्स इंपोज करता है। इसलिए हम लोग इस Q0 की वैल्यू को टेंडिंग टू 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं लिमिट Q0 जो है आपका टेंडिंग टू 0 है और फिर उसी फॉर्मूला को हम लोग एप्लीकेबल कर लेते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है Q0 का वो हमारा अराउंड अप्रॉक्सीमेट हमारा 0 हो जाता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका फोर्स की डेफिनेशन में है, फोर्स की फॉर्म में है। अब इसको थोड़ा सा और देखें तो हम लोग ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह से फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जितना फोर्स हमारा लगेगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हम ये देखें कि इस Q0 को हम यहाँ पर लेके आए, Q0 की पोजीशन यहाँ हो जाए, Q0 की पोजीशन यहाँ हो जाए, तो हम लोग अगर एक Q0 की पोजीशन यहाँ, तो इसके सराउंडिंग में अगर हम लोग कॉन्सेंट्रिक एक फील्ड बनाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पे
ये जो फील्ड है, ये वाला पॉइंट है, उस पर फोर्स डिफरेंट लगेगा, ये वाला फोर्स है डिफरेंट फोर्स लगेगा, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर रिपल्सन कम है, दैट मीन्स रिपल्सन कम है, दैट मीन्स फोर्स कम है, दैट मीन्स फोर्स आपका यहाँ पर 1 है। अगर इस पॉइंट पे फोर्स आपका A है, क्योंकि ये पॉइंट आपका A है, यहाँ पर B पॉइंट, और हम इसको क्लोज लेके आ रहे हैं, किसको, टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ पर जो फोर्स है आपका B है, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ B है इज ग्रेटर देन होगा फोर्स ऑफ A का। तो जो फोर्स ऑफ B ग्रेटर देन फोर्स ऑफ A, दैट मीन्स फोर्स ऑफ B डिफरेंट है आपका फोर्स ऑफ A से, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ डिफरेंट होगा इस पोजीशन के कंपेयर में। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो डिस्टेंस के साथ आपका वेरी कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो फोर्स लगने वाला है इस यूनिट चार्ज पे, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑफ ये वाला फोर्स, ये फोर्स होगा वो आपका Q ऑफ नॉट E ऑफ R पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पर ये जो फोर्स होगा वो भी किसका फंक्शन होगा, R का फंक्शन होगा। R मतलब ये जो R है वो रेडियल डिस्टेंस है, ये जो R है वो आपकी रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सोर्स चार्ज, यहां से ये डिस्टेंस इसकी रेडियल डिस्टेंस है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन सिंपल ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अपॉन आपका चार्ज के डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ पर इसको न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को कूलाम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल न्यूटन अपॉन कूलाम, यहाँ पे इसके फोर्स आ जाता है। डायमेंशन देखें तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, mLT-2। यहाँ चार्ज इक्वल टू होता है आपका करंट मल्टीप्लाई टाइम, ये हम थोड़े दिन में पढ़ेंगे इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो करंट आई ये आपका एम्पियर के अंदर और टाइम जो है आपका टी के अंदर, तो यहाँ एम्पियर टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा mLT-3 और यहाँ पर A ऑफ -1। तो ये इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके डायमेंशन को। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलाम में रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर किसी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे, क्योंकि ये जो चार्ज है आपका सिमेट्रिकल है किसके, एक स्फीयर के। हम ये ले रहे हैं कि हमारे जो चार्ज है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, स्फीयर की फॉर्म में है, छोटे बॉल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट करेंगे वो आपके पूरे 3 डायमेंशनली करेंगे। जैसे बॉल के सराउंडिंग में जितने भी रेज निकलती हैं वो सारे के सारे इसकी सरफेस से निकलेंगी, यानी कि सरफेस से जैसे हम चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को क्लोज लेके आएंगे तो हमें मोर फोर्स को फील करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स को हमें फील करना पड़ेगा। दैट मीन्स यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो जहां पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां पर जीरो हो जाएगा, जहां ये फोर्स जीरो हो जाएगा। और फोर्स जो है हमारा यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² पे। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस आगे मूव करेंगे, जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस इसकी बढ़ाते जाएंगे, फोर्स हमारा, जैसे अगर हम रेडियल डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। और फोर्स अगर डिक्रीज होगा हमारा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तो आपकी डिक्रीज होगी। तो एक पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि इसके कॉन्सेंट्रिक पॉइंट से फार अवे पॉइंट पे, बहुत दूर वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा। दैट मीन्स ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन। अभी हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग, या इससे पहले हम थोड़ा सा इसका एक जो न्यूमेरिकल आते हैं जिस तरह के, वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं। सर आपने ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस तरह से काम आता है किसी चार्ज के बैलेंस पे, या फिर क्वेश्चंस हमारे CBSE में या फिर NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से दिए हुए हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस अगर हम नहीं देखें तो एक उनका कॉन्सेप्ट देख लें कि वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक सपोज दैट हमारा एक चार्ज एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं इनको। अगर हमारा यहाँ पर कोई भी सपोज दैट इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम ये कहें कि कोई भी हमारा ये चार्ज है, अगर ये हमारा एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज यहाँ पर, ये चार्ज यहाँ पर, देखो ये चार्ज यहाँ पर अगर रुका हुआ है, दैट मीन्स ये स्टेबल है, स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पोलैरिटी, यहाँ की पोलैरिटी, यहाँ इस पे पोलैरिटी आपकी क्या रखी जाए।
और सपोज दैट हम ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज आपका नेगेटिव होगा। और चार्ज जो होगा आपका मिलकर के बना होगा नंबर ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन्स के। ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ चार्ज, यहाँ पर चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो चार्ज के इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पर ये रुका हुआ है, दैट मीन्स इसके नीचे जो फोर्स लगेगा अगर इसकी वजह से, तो m ऑफ g लगेगा, m ऑफ q, यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा लिख दें, तो यहाँ पर नीचे जो फोर्स लगेगा m ऑफ q एंड c लगेगा इस चार्ज पे। अब देखिए जब ये स्टेबल है, अगर ये रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, दैट मीन्स वो फोर्स आपका F होना चाहिए, दैट मीन्स QE। यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन Q, लेकिन जो ज़्यादा काम में आएगा फॉर्मूला वो ये काम आएगा Q ऑफ E। ओके, अब इसका वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं। ये जो वेक्टर होगा ये ऊपर की तरफ, देखो एक अगर स्टेबल है तो ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव टू ऑलवेज नेगेटिव चलता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव होने चाहिए और यहाँ पर हमारा नेगेटिव होना चाहिए, दैट मीन्स ये कंडीशन बनती है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, Q ऑफ E इक्वल टू M ऑफ G। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M ऑफ G अपॉन कितना E, यानी कि इतना चार्ज हमें देना पड़ेगा अगर इसको बैलेंस करवाना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाली जा सकती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। सेकंड कुछ इस तरह से आ जाता है यहाँ पर, देखिए इसको कि सपोज दैट हम एक यहाँ पर ये हमारा चार्ज है Q जो है ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और सर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा नीचे गिर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है, तो हमें कितना इलेक्ट्रिक, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये चार्ज स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो दैट मीन्स इसके अंदर सम एक्सेलरेशन है, कुछ एक्सेलरेशन होगा इस चार्ज का। अगर यहाँ पर ये चार्ज मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इसका वाई डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन होगा, और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये और कुछ इसका मास भी होगा, मास ऑफ चार्ज का, और इसका एक्सेलरेशन भी होगा। और ये F इक्वल टू ma, ये हमने थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन से देखें तो कुछ फोर्स लगेगा, वो फोर्स इसको कौन प्रोवाइड करेगा, ma प्रोवाइड करेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, क्योंकि दो प्लेट के बीच में। अब यहाँ पर नीचे की तरफ ये ma प्रोवाइड करा रहा है, तो दैट मीन्स हमें चार्ज कहाँ लगाने पड़ेंगे, ये नीचे की तरफ। तो हमें पॉजिटिव, देखो यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर देते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, और ये रिपेल करके ऊपर की तरफ लेके जाएगा, लेकिन हमें चाहते हैं नीचे की तरफ एक फोर्स लगे, तो दैट मीन्स हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट देनी, ये चार्ज पे हमें पॉजिटिव प्लेट देनी, ये प्लेट ऊपर वाली प्लेट पे हमें पॉजिटिव चार्ज देना होगा, और नीचे वाली प्लेट पे हमें नेगेटिव चार्ज देना होगा, ताकि ये जो चार्ज है नीचे की तरफ क्या करे, मूव करना स्टार्ट हो। और ये कौन सा फोर्स है, दैट मीन्स ये फोर्स आपका फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये कितना होगा आपका, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कितना हो जाएगा आपका Q ऑफ E के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपका, यह भी कितना हो जाएगा, Q ऑफ E अपॉन M ऑफ Q। एक और चीज आती है यहाँ पे कि नीचे की तरफ आपका mg भी वर्क करेगा। यहाँ पर हम देखें तो नीचे की तरफ आपका mg भी वर्क करेगा, बट mg जो फोर्स होगा वो भी आपका, दैट मींस दोनों फोर्स मिलकर के, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg फोर्स मिलकर के यहाँ पर mg m ऑफ q, और ये जो g है ये भी फोर्स मिलेगा, बट इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, इसलिए हम इसको क्या करते रहते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हम ये मानते हैं कि जितना भी एक्सेलरेशन इसको मिल रहा है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मिल रहा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस चार्ज को आपको मूव ऊपर की तरफ कराना है, एक्सेलरेट, या नीचे की तरफ करवाना है। इसको हम ऊपर की तरफ भी एक्सेलरेट करा सकते थे, अगर नीचे वाले प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और ऊपर वाले प्लेट को नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ मूव करवा देगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या करेगा, इसको ma प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस ये जो है वो देखो, जिस क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर थ्योरी को जितना इंपॉर्टेंस देना है, उनके न्यूमेरिकल भी उसी रेशियो में करने हैं हमें, और न्यूमेरिकल करेंगे तो थ्योरी पार्ट ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल्स में इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते हैं। सपोज दैट आपके पास दो प्लेटें हैं,
और उन प्लेटों में ऊपर वाली प्लेट को हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज देते हैं और नीचे वाली प्लेट को हम लोग नेगेटिव चार्ज देते हैं। देखो एक चीज़ देखिए, हम लोग अगर ये हम कहें कि इन प्लेट पे, इस ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स किसी बुक्स में देखते हैं कि अगर इसको पॉजिटिव चार्ज मिला है तो किसी बुक में ऊपर, किसी बुक में इसको नीचे दिया होता है, किसी बुक में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया होता है तो किसी बुक में ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया होता है। बट मेरा कहना ये है कि आप लोग जब भी किसी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, या हम ये माने कि अगर ये प्लेटें कंडक्टर हैं और कंडक्टर को अगर कोई चार्ज दिया जाता है तो कंडक्टर पे चार्ज इसके सरफेस पर आ जाता है। या फिर हम ये कहें कि देखो, अगर ये हम एक मार्कर जो है अगर चार्ज को दे सकता है, अगर ये मार्कर यहाँ पे हमने टच किया और इस मार्कर से चार्ज निकलकर इस बोर्ड पर आ सकते हैं, और ये बोर्ड अगर कंडक्टर है तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या जितने भी ये इसको चार्ज निकालेगा, वो चार्ज क्या करेगा, इस पूरे की पूरी बोर्ड की सरफेस पर आ जाएगा। दैट मीन्स आप इसको ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं, नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, डजंट मैटर कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों ही आपके सही हैं। ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन गलत ये हो जाएगा कि ऊपर प्लस और नीचे नेगेटिव नहीं बनाना है। ये बात समझ में। अब चूंकि हम ये लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, अंदर कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, तो हम कन्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को नीचे की तरफ ले लेते हैं। एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये पूरी की पूरी प्लेट जो है, ये पूरी की पूरी प्लेट जो है वो आपकी नेगेटिव चार्ज है। ये पूरी की पूरी प्लेट की जो सरफेस है हमारी, वो नेगेटिव चार्ज है। तो हम लोग ये देखें कि इस प्लेट पे हम लोग अगर इस मिड में सपोज दैट एक मिड सेक्शन ले लेते हैं, और इस मिड सेक्शन में हम ये माने कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी जो है वो बाउंड्री है, ये जो दोनों है इसकी बाउंड्री, और हम ये माने कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एंटर कर रहा है v ऑफ x वेलोसिटी से, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। या फिर ऐसा मान सकते हैं देखो कि ये आपकी बोर्ड जो है, दो प्लेटें हैं और यहाँ मिड में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है, और ये जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़े थोड़े यहाँ से अपनी जो पाथ होगा इसको अट्रैक्ट, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से इसको कुछ वेलोसिटी गिवन है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखो इस तरफ इसको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल फोर्स गिवन है, और यहाँ पर एक कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ से खुद का एक फोर्स है, इनिशियली फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स एंटर करने के बाद लग रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसका पाथ इसका इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ से इसके पाथ को हम लोग देखें तो इस तरह से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये आपका इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ से निकल रहा है, तो जब ये इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री को लीव करेगा तो कितना एंगल बना देगा, ये हमें निकालना है। तो ड्यू टू ट्रायंगल लॉ हम देखें तो यहाँ से अगर ये tan थीटा है, अगर यहाँ थीटा निकालना है हमें, तो इस थीटा को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, tan ऑफ थीटा लगाना पड़ेगा। tan ऑफ थीटा लगाने के लिए दिस बटा दिस लगाना पड़ेगा, दिस बटा दिस यहाँ पे होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर देखें तो बेस है, और यहाँ पर इसका ये आपका जो k है, और यहाँ पर इसका ये परपेंडिकुलर स्लॉप है। तो यहाँ पर ये होगा L बाई ऑफ P। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पर जब भी ये tan थीटा निकालना है, और ट्राइंगल देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जब हमें ये tan थीटा निकालना हो तो यहाँ पर लेंथ ही होनी चाहिए। अगर यहाँ कुछ दूसरे फैक्टर भी हैं तो दूसरे फैक्टर को भी दिस बटा दिस करके हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ वेलोसिटी, अगर यहाँ पर हमें वेलोसिटी के फैक्टर गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल गिवन है, यहाँ वर्टिकल गिवन है, दैट मीन्स तभी भी हमारा tan थीटा निकल सकता है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन गिवन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन गिवन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन गिवन है, तो भी हम लोग यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी गिवन है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वर्टिकल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल काइनेटिक एनर्जी, तब भी हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इजीली होगा कि यहाँ पर हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लें, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है v ऑफ y, यहाँ पर वेलोसिटी v ऑफ y, और यहाँ वेलोसिटी v ऑफ x हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v ऑफ y, तो यहाँ से v ऑफ x निकाला जा सकता है, राइट। अब हमें v ऑफ x तो दे रखा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दे रखी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होने वाली। दैट मीन्स हमें निकालना है v ऑफ y, ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस ऑफ at, ये हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ी थी।
ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन और टाइम डिफरेंस, कितना टाइम में वो आपका मूव हो रहा है। तो यहाँ पर हमें y निकालना है, तो v ऑफ y यहाँ पर y डायरेक्शन में ऑफ u ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में प्लस a ऑफ एक्सेलरेशन हमें निकालना है, एक्सेलरेट वो कर रहा है y डायरेक्शन में कितना और टाइम कितना लग रहा है, ये निकालना है हमें। अब हम ये देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर रहा था तो इनिशियल इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है। आप इसको समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर जब ये एंटर किया तो सिर्फ हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में अभी वेलोसिटी नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन प्रोवाइड करेगा? एंटर होने के बाद प्रोवाइड करेगा। तो इनिशियल हम लोग ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। प्लस अब हमें देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले y डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा इसको, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा। तो दैट मीन्स हमें ये निकालना है a ऑफ y, और टाइम कितना लगेगा? सपोज दैट यहाँ हमें पता है कि ये डिस्टेंस है हमारी l है, तो हमें ये डिस्टेंस गिवन है और ये वेलोसिटी गिवन है। अब तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करेगा, वापस देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना हो जाएगा, इतना, और वर्टिकल डायरेक्शन में इतना हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना ही यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगाएगा उतना ही यहां तक पहुंचने में, क्योंकि जब ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचेगा, उस टाइम पे उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की होगी और उतने ही टाइम में उसने वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर कर ली होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? v ऑफ x, ठीक है। तो s इक्वल टू वी टी लगा दो यहाँ पे, यहाँ पर कितना डिस्टेंस, कितनी l, vx मल्टीप्लाई t, तो t कितना हो जाएगा? l अपॉन v ऑफ x। तो यहाँ पे हो जाएगा l अपॉन v ऑफ x, ठीक है। अब हमें चाहिए a ऑफ y, यानी कि एक्सेलरेशन हमें y डायरेक्शन में चाहिए। तो आप यहां देखिए इसको, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी कि नीचे mg फोर्स लग रहा है, एक नीचे mg फोर्स लग रहा होगा। अब ये क्या ऊपर जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है आपका, ये जो है आपका, ये ऊपर जा रहा है आपका। अब यहां पर ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कौन करवा रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? दैट मीन्स यहाँ पर एक फील्ड लगेगा F ऑफ इलेक्ट्रिकल, कितना लगेगा यहाँ पर? E ऑफ किसी चार्ज इनटू मल्टीप्लाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फोर्स लगेगा आपका। ये जो फोर्स होगा दैट मीन्स यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जो होगा, यहाँ पर इस पोजीशन पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वही आपका m ऑफ a y को रिप्रेजेंट करेगा, और m ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन कहाँ पे? y डायरेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा? e ऑफ दिस e इक्वल टू m ऑफ e a ऑफ y। तो यहाँ पर a ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी e ऑफ दिस e, यहाँ पर m ऑफ e, ठीक है। यहाँ से बस हमें कुछ नहीं करना, मास ऑफ ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस a ऑफ y को यहाँ रखना है, तो प्लस इलेक्ट्रिक ये ऑफ ई मास ऑफ e l अपॉन v ऑफ x। तो ये कितना मिल गया हमें? v ऑफ y। अब हमें क्या करना, सिर्फ v ऑफ y यहाँ रखना है, तो दैट मीन्स e ऑफ दिस अपॉन कितना? m ऑफ a, l अपॉन कितना? v ऑफ x अपॉन कितना? v ऑफ x अपॉन 1, तो 1 अपॉन वी एक्स ऊपर जाएगा, दैट मीन्स ये निकल जाएगा e ऑफ e दिस अपॉन m ऑफ e l v ऑफ x का स्क्वायर। ये आपका बन गया एंगल ऑफ थीटा, यानी कि tan ऑफ थीटा है थीटा इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स कितना निकला? e ऑफ l m ऑफ e v ऑफ x का स्क्वायर। यहाँ पे ये हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है। तो यहाँ से इस तरह से इसको निकाला जा सकता है, इस तरह से इसकी जो कैलकुलेशन है वो की जा सकती है। तो ये ऑल अबाउट हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया। अभी हमने ये देखा कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल आते हैं, और अभी हमको ये देखना है इसका सुपरपोजिशन क्या होता है, कि अगर एक से ज़्यादा चार्ज
हमारे किसी फील्ड किसी रीजन में है तो उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोज होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगता है। ये दैट मीन्स हमको जो पढ़ना है वो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, सुपरपोजिशंस ऑफ मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल चार्जेस। देखो यहाँ पर ये इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। देखो सपोज दैट होगा क्या कि यहाँ पर एक रीजन है हमारा, ये आपका रीजन 3 डायमेंशनल रीजन है, 1 डायमेंशन नहीं है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। ओके, अभी हमें क्या करना है, सपोज दैट यहाँ पर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज आपका Q2 रखा हुआ है और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जो आपका Q ऑफ P चार्ज है। सपोज दैट हमने उसका नाम दे दिया Q ऑफ P नाम दे दिया, और इस चार्ज कि यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये आपकी r है, सेंटर से डिस्टेंस, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसकी ये r1 है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसकी r ऑफ 2 है। यानी कि चार्ज Q1 आपकी r डिस्टेंस पे है, चार्ज Q2 आपका r2 डिस्टेंस पे है और QP जो टेस्ट चार्ज है वो आपका यहाँ से r डिस्टेंस पे है। एक्चुअल में क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पर x, y और z जो डिफाइन होते हैं, और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी पॉइंट P को देखें तो वहां पर किसी पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट गिवन होने चाहिए। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है दैट मींस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कि इस पॉइंट की x इस ओरिजिन से x एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की यहां से y डिस्टेंस कितनी है और इसकी यहां से z डिस्टेंस कितनी है। ये जो डिफाइन करता है, ये यहां पर पूरी लोकेशन को अगर कोई आइडेंटिफाई करवा रहा है, किसी लोकेशन के बारे में बता रहा है तो दैट मीन्स यहां पर वो लोकेशन के बारे में x, y, z पॉइंट बताते हैं। दूसरी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y, z हमें किसी पॉइंट P में r और थीटा गिवन होते हैं, यानी कि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होती है और उसकी यहां से इस x एक्सिस से एंगल गिवन होता है। तो हम r और थीटा को देखकर भी ये पहचान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन क्या है। यहां पर ये जो आपके r डिस्टेंस है, ये आपकी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है इन द रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, यानी कि यहां पर हम ये भी कह सकते थे कि Q1 की पोजीशन XYZ में कुछ होती, Q2 की पोजीशन XYZ में कुछ होती और Q3 की Q जो टेस्ट चार्ज है उसकी पोजीशन भी XYZ में होती। बट हमें यहाँ पर R यानी कि ओरिजिन से R डिस्टेंस पे और यहाँ पे R2 डिस्टेंस पे और R1 डिस्टेंस पे गिवन है। अभी हमें इसको हटा दें उस वाले सिस्टम को, ये याद रखना है, हमें ध्यान में रखना है इसको। इसमें अब हमें ये निकालना है कि इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो Q1 जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, QP भी आपका एक टेस्ट चार्ज है, वो भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो होगा क्या, Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा यहां से। देखो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस आपकी इन दोनों के सेंटर से होनी, क्योंकि ये आपके सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हाँ यहाँ पे और इस डायरेक्शन में ये लेगा इसको, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 की वजह से लगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से। अब ये Q2 चार्ज क्या करेगा, इसको यहां से इस तरह से रिपेल करेगा ये आपका, और ये Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा आपका, E2 लगेगा, वो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। अगर ये गिवन है, ये गिवन है तो ये निकाली जा सकती है। अगर यहां पर तो देखो यहां पर ये डिस्टेंस हो सकती, ये डिस्टेंस हमें अज्यूम करनी है कि 1 to P डायरेक्शन में होगी, दैट मीन्स ये डिस्टेंस R1 to P, ये R1 to P निकाला जा सकता है यहाँ पे दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस वेक्टर R1 वेक्टर प्लस R1P वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर R वेक्टर। तो यहाँ से R1P वेक्टर कितना होगा, R माइनस R ऑफ 1 वेक्टर। ये समझ में आ गया। तो यहाँ से इस R1P की वैल्यू जो है
वो यहाँ से r माइनस r1 होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये नोटेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्चुअल में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसकी डायरेक्शन को, ये जो वेक्टर है अगर इसका यूनिट एरिया निकालना, यूनिट वेक्टर निकाला जाए r1p, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, दैट मीन्स यही वाली। अब यहाँ E2 को देखो, तो E2 को हमने नोटिफाई किया कि यहाँ से ये डिस्टेंस R2p होगी, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये आपकी सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी होगी। R2p कितना हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर कितना होगा R2 वेक्टर, ये वेक्टर लगा दें सब में, ये R2 वेक्टर प्लस R2p वेक्टर इक्वल टू कितना होगा आपका R ऑफ वेक्टर, तो R2p वेक्टर कितना होगा R माइनस R2 वेक्टर। ये बात समझ में आ गई, यानी कि R2p की वैल्यू भी पता लग गई हमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू निकाली जा सकती है यहाँ से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू निकल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q ऑफ 1 Q ऑफ P अपॉन कितना R1P का होल स्क्वायर, और यहाँ पर R1 ऑफ P का यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है इसका और ये डायरेक्शन पार्ट है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसका, ये आपका मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये आपका मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये आपका मैग्नीट्यूड पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसका, ये आपका डायरेक्शन पार्ट है, डायरेक्शनल पार्ट, ये डायरेक्शनल पार्ट है, नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, इस E2 के बारे में देखना है। इस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा Q ऑफ 2 Q ऑफ P अपॉन कितना R2 ऑफ P का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R2 ऑफ P का कैप। ये इसका अगेन डायरेक्शन पार्ट और ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पार्ट हो जाएगा। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर देखो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, अब यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में आ जाए, ये डिपेंड करेगा कि इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ज्यादा है। जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर Q1 चार्ज, देखो यहाँ पर देखिए कि ये अब ये यहाँ पर आपका रिजल्टेंट ऑफ E हो जाएगा, ये रिजल्टेंट ऑफ E वेक्टर हो जाएगा, और इस रिजल्टेंट ऑफ E वेक्टर को हम लोग यहाँ समझते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे समझते हैं। देखो यहाँ इसको थोड़ा सा रिज्यूम करके बना रहे हैं हम लोग। ये आपका Q ऑफ P चार्ज है, इस Q ऑफ P चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है सपोज दैट इस डायरेक्शन में लग रहा है E2। तो यहाँ पर हमें देखो जिसकी लेंथ ज्यादा बढ़ानी है, जिसकी लेंथ हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड पार्ट ज्यादा है, और मैग्नीट्यूड पार्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की मैग्नीट्यूड और उन दोनों के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्टेंस करीबन सेम है तो हम ये देखते हैं टेस्ट चार्ज भी आपका स्मॉल होगा, तो ये देखेंगे कि Q1 ज्यादा है तो आपका ये पार्ट ज्यादा होगा, और ये पार्ट ज्यादा होगा तो हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को वाला जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर इसकी लेंथ इसके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। अगर छोटे लेंथ का होगा तो छोटा मैग्नीट्यूड होगा, और छोटा मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके दोनों के चार्ज के मल्टीपल पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहां से ये इस वाली स्थिति आती है, ये वाली जो पोजीशन आती है, तो यहां पर देखो इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट बनेगा इसकी डायरेक्शन में, इस ऊपर वाले की डायरेक्शन में। और ये जो रिजल्टेंट बनेगा सपोज दैट इसके रेस्पेक्ट में बना है, अगर E2 के रेस्पेक्ट, अगर यहाँ पे ये E1 के रेस्पेक्ट में बना है और E2 से, तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा होगा, और यहाँ से इस रिजल्टेंट के इस E रिजल्टेंट और यहाँ पे बीच में एंगल फाई होगा। और ये हमने कैलकुलेट कैसे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E ऑफ 1 प्लस E ऑफ 2, यहाँ E ऑफ 1 प्लस E ऑफ 2 होगा। या हम कह सकते हैं कि अगर दो चार्ज हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 के, या हम ये कह सकते हैं कि अगर n चार्ज तक होते तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका इस सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट आता। यहाँ पर देखो इसके लिए हमने ये आपको बताया था कि यहाँ पर अगर देखो दो फोर्स दे रखे हैं, अगर फोर्स ऑफ रिजल्टेंट हमें निकालना है तो फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, इसका
और यहाँ पे अगर हम tan फाई निकालें तो कितना हो जाएगा, F2 साइन ऑफ थीटा और F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। तो ये कब था, जब हमारे पास अगर एक फोर्स हमारा F1 है, एक फोर्स हमारा F2 है और ये इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट यहाँ से फाई एंगल बनाएगा, तो ये रिजल्टेंट F ऑफ रिजल्टेंट होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी हमने कोलम्बियन फोर्स जब पढ़ाया था तब इसका पूरा डेरिवेशन करवाया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उस वीडियो को भी। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, देखो अगर हम इसको डेरिवेट करें, इसके पूरे फॉर्मूला को जनरलाइज फॉर्म में लिखें, तो E1 की वैल्यू कितनी आती है इसको देखकर लिखें। अगर E1 की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पर चार्ज QP है जो, वो भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 में देखें तो Q1 QP, Q2 में देखें, E2 में देखें तो Q2 QP, तो यहाँ पर QP भी आपका जो है वो कॉमन आ गया। अब अंदर क्या होगा, ये वाले पार्ट कॉमन आ गए, यानी कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, Q1 अपॉन R1 ऑफ P का स्क्वायर, R1 ऑफ P का वेक्टर क्वांटिटी, प्लस चार्ज ऑफ Q2, ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड की वजह से है, R ऑफ 2 ऑफ P का होल स्क्वायर, R ऑफ 2 ऑफ P का यूनिट वेक्टर, प्लस थर्ड की वजह से कितना हो जाएगा, Q ऑफ 3, R ऑफ 3 ऑफ P का स्क्वायर, R ऑफ 3 ऑफ P का, प्लस अब हम इसको n टर्म्स में देखें तो n वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी कि Q ऑफ n अपॉन R n ऑफ P का स्क्वायर, R n ऑफ P का यूनिट वेक्टर, यहाँ से ही बनता है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है जब हम लोग ये मानते हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज मिड में रखा हुआ है Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Qn चार्ज की वजह से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम जब लगाते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि जब टेस्ट चार्ज पर Q1 फोर्स लगा रहा है तो उस वक्त साइमल्टेनियसली, देखो ये फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनका साइमल्टेनियसली लग ही रहा है, लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इस फील्ड की वजह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका इंटरप्शन 0 हो जाता है। दैट मीन्स हम मानते हैं कि सुपरपोजिशन E1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वर्क कर रहा था उस टाइम E2, E3, E4 जो है आपके एज ए 0 काउंट करने हैं, तब उस सिचुएशन में हम लोग ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर जब इसकी कैलकुलेशन के टाइम पे इसका इंटरप्शन स्टार्ट हो जाए, दैट मीन्स उस कंडीशन में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ चार्ज Q1 की वजह से होना चाहिए, और जब E2 की वजह से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ चार्ज Q2 की वजह से, यहाँ चार्ज Q3 की वजह से और यहाँ चार्ज आपका Q1 की वजह से होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सारा हमारा रहा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू। ओके।